क्या आप महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं कि 200 किलो वजनी तलवार भाले लेकर युद्ध में जाते थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच, ढाल, 2 तलवारें लेकर युद्ध में उतरते थे। बताया जाता है कि इन सब का वजन करीब 200 किलो से अधिक होता था। लेकिन महाराणा प्रताप के हथियारों की जानकारी उदयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम में ये मिलती है कि महाराणा प्रताप के कवच का वजन करीब 17 किलो, भाले का वजन करीब 3 किलो और हथियारों का कुल वजन करीब 35 किलो बताया जाता है। महाराणा प्रताप अपने साथ ढाल और 2 तलवारें भी रखते थे और अपने दोनों हाथों से तलवारें चलाने में माहिर थे। महाराणा प्रताप कभी भी किसी निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं करते थे। वे भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जो मेवाड़ के राजा होने के साथ ही अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते थे। हथियारों और कवच के वजन के बारे में क्या सच है और क्या झूठ है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट करें। इससे पहले हमने देखा कि कैसे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना ने कैसे अकबर की विशाल सेना को परास्त कर आगरा के लिए रवाना किया। अब आगे हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि खून से लथपथ थी और दोनों ओर के सैनिक थकान और हताशा से टूट चुके थे। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के बचे हुए वीरों के साथ दक्षिण की ओर कूच किया। इस यात्रा में वह कोलियारी गांव पहुंचे, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें अपने घरों में शरण दी और पूरी निष्ठा से सेवा शुश्रूषा। इस युद्ध में कितने सैनिक मारे गए, ये आज तक विवाद का विषय है। फारसी और मुगल इतिहासकारों ने मृतकों की संख्या 500 बताई, जबकि मेवाड़ के इतिहासकार इसे 16,000 तक मानते हैं। भले ही संख्या पर बहस हो, लेकिन एक बात साफ थी, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मुगल सेना को भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन वीरगति प्राप्त करने वालों में ऐसे नाम थे जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। रामशाह तंवर, झालामान, भीम सिंह डोडियार, हाकिम खां और कई अन्य योद्धाओं ने मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिए। इसके विपरीत मेवाड़ के कुछ वीर सेनानी जैसे रावत किशनदास, गोपालदास मेड़तिया, भामाशाह और ताराचंद इस भीषण युद्ध से बचकर निकलने में सफल रहे। युद्ध के बाद मुगल सेना इतनी थक चुकी थी कि वे महाराणा प्रताप और उनकी सेना का पीछा तक नहीं कर पाए। अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह को प्रताप को जीवित पकड़ने या मारने का स्पष्ट आदेश दिया था, लेकिन मानसिंह ऐसा करने में असफल रहे। इस पराजय से नाराज अकबर ने आगरा लौटने के बाद मानसिंह और आसिफ खां के अधिकारों और प्रभाव को घटा दिया। 3 महीने बाद प्रताप ने वीरगति प्राप्त सेना नायकों के परिवारों को गांवों की जागीरें वितरित करने के लिए ताम्रपत्र जारी। ये ताम्रपत्र इस बात के साक्षी है कि मेवाड़ की सेना अभी भी संगठित थी और महाराणा प्रताप पूरी तरह नियंत्रण में थे। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 महीने बाद अकबर खुद गोगुंदा पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर आया, लेकिन तब तक प्रताप अपने शेष सेना नायकों के साथ पश्चिम की ओर आबू में शरण ले चुके। यदि मुगल सेना हल्दी घाटी में विजयी होती तो अकबर को इतने बड़े हमले की आवश्यकता क्यों पड़ती। इस युद्ध ने मेवाड़ की सेना को भले ही आघात दिया हो, लेकिन मुगलों की स्थिति भी बदतर हो गई। इतिहास में दर्ज यह तथ्य अक्सर अनदेखा रह जाता है। इसके बाद मानसिंह अपनी विशाल सेना के साथ गोगुंदा पहुंचा, प्रताप को पकड़ने के इरादे से। दुर्ग पर केवल 20 वृद्ध रक्षक तैनात थे, जिन्हें माचातोड़ सैनिक कहा जाता था। ये अपने मोक्ष की आकांक्षा के लिए प्राण त्यागने को तैयार रहते थे। मानसिंह ने दुर्ग पर आसानी से अधिकार कर लिया, लेकिन यह जीत केवल दिखावा थी। प्रताप पहले ही दुर्ग खाली करवा चुके थे, प्रजा को पर्वतमालाओं में छुपा दिया गया था और गोगुंदा आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। मानसिंह और उसकी सेना जंगलों में फंस गई। आसपास के सभी जल और खाद्य संसाधन पहले से ही हटा दिए गए थे। भूख प्यास से तड़पती सेना के पास कोई विकल्प नहीं बचा। सैनिकों को जंगली आम और अपने ही घोड़े मारकर खाने पड़े। समय के साथ बीमारी और भूख ने सैकड़ों सैनिकों की जान ले ली। 3 महीने तक जंगलों में भटकने के बाद मानसिंह और आसिफ खां बचे कूचे सैनिकों के साथ वापस आगरा लौटे। यह कहानी बताती है कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से जीता जाता है। इसके बाद सन 1576 में हल्दी घाटी के पश्चात दिवेर के युद्ध के लिए 7 वर्षों तक चले अभियान की पूर्णाहुति उस दिन हुई जब महाराणा प्रताप ने 1583 में दिवेर के थाने पर लगभग 20,000 की सेना लेकर धावा बोल दिया। 3 दिन तक चली इस मार काट में प्रताप ने मेवाड़ की पग पग भूमि पर फैले मुगलों के कुल 36 स्थानों को स्वतंत्र कर मातृभूमि का इंच इंच मुगलों से मुक्त करवा लिया। प्रताप छापामार युद्ध की अपेक्षा एक बार अपनी पूरी
सैन्य शक्ति के साथ आक्रमण करना चाहते थे ताकि मुगल थानेदारों के संहार की गूंज आगरा में अकबर के कानों तक पहुंच जाए। अचानक किए गए इस हमले में प्रताप व कुंवर अमर सिंह ने बिना रुके मुगलों का संहार किया एवं तुकों को एकत्र होकर पुनः आक्रमण करने योग्य भी नहीं छोड़ा। इस महिमाशाली अभियान के वर्णन से पूर्व यह समझना आवश्यक होगा कि हल्दी घाटी से लेकर दिवेर तक के 7 वर्षों के अंतराल में प्रताप ने क्या आर्थिक व सैनिक तैयारी की। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह और ताराचंद को मालवा का जिम्मा सौंपा। उनका निर्देश था मुगलों के थानों और काफिलों को लूटकर धन जुटाना। मालवा, आगरा और गुजरात के बीच एक अहम मार्ग था जहां से अकबर बड़ी मात्रा में धन समुद्री रास्तों से अरब और तुर्की भेजता था। भामाशाह और ताराचंद ने मेवाड़ के सैनिकों के साथ इन काफिलों पर धावा बोलना शुरू किया। वे समय और स्थान का चुनाव बड़ी चतुराई से करते। हमला होते ही मुगल संभलते, इससे पहले ही मेवाड़ी सैनिक पर्वतों और कंदराओं में गायब हो जाते। 5 वर्षों की इस रणनीति से भामाशाह ने 25 लाख मुद्रा और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर प्रताप को सौंपी। यह धन अगले 12 वर्षों तक सेना के खर्चे के लिए पर्याप्त था। इन 2 भाइयों की रणनीति और निष्ठा ने प्रताप को सिर्फ एक विद्रोही राजा नहीं बल्कि एक यशस्वी महाराणा बनाया। भामाशाह और ताराचंद की यह कहानी बताती है कि न केवल युद्ध भूमि में तलवारें बल्कि योजनाएं और निष्ठा भी जीत की नींव होती है। यही कारण है कि मेवाड़ का हर कण इन महापुरुषों का ऋणी है। हल्दी घाटी की पराजय से झल्लाए अकबर ने स्वयं नवंबर 1576 में मेवाड़ पर आक्रमण कर गोगुंदा प्रताप से छीन लिया। प्रताप को खोजते हुए कुछ माह मेवाड़ में भटककर असफल रहा अकबर ने उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों का उत्तरदायित्व भगवान दास व अब्दुल्ला खान को सौंपकर बांसवाड़ा कूच किया। किंतु जाने से पूर्व अकबर ने कई महत्वपूर्ण थाने प्रताप से छीन लिए। बांसवाड़ा के रावल प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मई 1577 में अकबर की पीठ होते ही प्रताप ने एक एक कर मुगल थानों को जीतना आरंभ किया। अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखकर वहां मुगल सिक्के प्रसारित कर दिए थे। प्रताप ने सर्वप्रथम उदयपुर जीतकर राजस्व से मोहम्मदाबाद नाम हटवाया तथा मुगल सिक्के गलवा दिए। उदयपुर और गोगुंदा से मुगलों को भगाने के बाद प्रताप मोह का महत्वपूर्ण ठिकाना जीतना चाहते थे। उदयपुर और गोगुंदा से मुगलों को भगाने के बाद प्रताप मोह का महत्वपूर्ण ठिकाना जीतना चाहते थे। मोही राजसमंद में भाटी राजपूतों का महत्वपूर्ण ठिकाना था। वहां मुजाहिद बेग नाम के एक मुगल ने स्थानीय हिंदुओं को कृषि के लिए बाध्य कर अपनी सेना के लिए रसद की व्यवस्था कर ली। प्रताप को यह कदापि स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ऐसा होने से मुगल पूरे मेवाड़ को कुछ ही वर्षों में जीत लेते। सितंबर 1577 में प्रताप ने भाटी राजपूतों को संदेश भेजकर आक्रमण की तैयारी के लिए कहा। मेवाड़ व भाटियों की सामूहिक सेना ने खेतों को नष्ट करना आरंभ किया। मोही का ये युद्ध खेतों में लड़ा गया। मुजाहिद बेग के पास 3000 घुड़सवारों के अतिरिक्त पैदल सेना भी थी। मुजाहिद के साथ हिंदू सेना का भयंकर युद्ध हुआ जिसमें मुजाहिद अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ मारा गया। मोही प्रताप के कब्जे में आ गया तथा शेष मुगल थानों पर मुगल सेना रसद के लिए फिर अजमेर पर निर्भर हो गई। इसके बाद 1577 ईस्वी का समय था। मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ के गौरव कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने के लिए एक विशाल सेना भेजी। शाहबाज खान इस सेना का नेतृत्व कर रहा था। कुंभलगढ़ न केवल महाराणा प्रताप की राजधानी थी बल्कि यह उनकी रणनीतिक शक्ति का केंद्र भी था। कुंभलगढ़ तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल और घुमावदार था। शाहबाज खान की सेना रास्ता भटक रही थी। तभी एक फूल बेचने वाली महिला ने लालच में आकर मुगलों को दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया। यह विश्वासघात महाराणा प्रताप के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। महाराणा प्रताप ने जैसे ही इस खतरे को भांपा, उन्होंने एक सख्त आदेश जारी किया। कुंभलगढ़ के आसपास कोई भी व्यक्ति पाया गया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस आदेश का पालन कितना कड़ा था, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि महाराणा ने खुद एक चरवाहे को भेड़े चराते हुए देखा और उसे मृत्युदंड दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, दुर्ग की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। शाहबाज खान ने नाडोल और केलवाड़ा के रास्ते बंद कर दिए और कुंभलगढ़ के चारों ओर खड़ी घेराबंदी कर। दुर्ग में पानी और भोजन की कमी होने लगी। दुर्ग का एकमात्र जल स्रोत नोगन का कुंगा एक विश्वासघाती राजपूत ने विषाक्त कर दिया। अब महाराणा प्रताप के सामने दुर्ग छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महाराणा प्रताप ने दुर्ग की जिम्मेदारी
अपने मामा भाण सोनगरा चौहान को सौंपी। रात के अंधेरे में जब दुश्मन सतर्क था, महाराणा ने अपनी चतुराई और बहादुरी से दुर्ग को छोड़ने का फैसला किया। वह रामपुरा और बांसवाड़ा की तरफ बढ़े, लेकिन उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। शाहबाज खान ने 3 अप्रैल 1577 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह एक खाली दुर्ग था। वहाँ न रसद थी न सैनिक। गुस्से में आकर उसने कई मंदिरों को तोड़ दिया और अजमेर से रसद मंगवाई। अकबर के नेतृत्व में शाहबाज खान ने धोखे से कुंभलगढ़ को जीतने के बाद उसने गोगुंदा और उदयपुर पर हमला किया, वहां लूटपाट मचाई और लोगों को आतंकित किया। महाराणा प्रताप ने इस अपमान का जवाब देने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ जालोर कूच किया। जालोर उस समय पूरी तरह मुगलों के अधीन था। महाराणा ने वहां के एक शाही थाने पर हमला किया, उसे लूटा और जलाकर राख कर दिया। यह हमला मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था और मेवाड़ की जनता के लिए साहस और उम्मीद का प्रतीक। कुंभलगढ़ की हार महाराणा प्रताप के साहस को कमजोर नहीं कर सकी। उन्होंने इसे अपने संघर्ष का एक पड़ाव माना। उनकी लड़ाई जारी रही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हर हार एक नई शुरुआत हो सकती है अगर हमारे इरादे मजबूत हों। 1577 ईस्वी का समय था। अकबर के लगातार आक्रमणों और आदेशों ने महाराणा की स्थिति को कठिन बना दिया। अकबर ने फरमान जारी कर दिया था कि जो भी महाराणा की मदद करेगा उसे बर्बाद कर दिया जाएगा। इसके कारण अधिकांश सहयोगी डर के कारण पीछे हट गए। महाराणा प्रताप किसी तरह गुजरात स्थित अपने ससुराल ईडर पहुंचे, लेकिन अकबर को इसकी भनक लगते ही उसने ईडर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। महाराणा प्रताप को फिर से वहां से निकलना पड़ा। अकबर की सेना लगातार उनके पीछे थी। ऐसे समय में सिरोही के महाराव सुल्तान ने मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने संदेश भिजवाकर महाराणा को माउंट आबू के शेरगांव में शरण लेने के लिए आमंत्रित किया। महाराणा प्रताप और उनका परिवार साथ में भामाशाह 1577 में माउंट आबू के घने जंगलों में पहुंचे। गुरु शिखर, भारना, सालगांव, अचलगढ़ और उतरज जैसे दुर्गम स्थानों से गुजरते हुए वे शेरगांव पहुंचे। शेरगांव घने जंगलों और शेरों के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ महाराणा प्रताप एक गुफा में रहे, जिसे आज भैरव गुफा के नाम से जाना जाता है। 2 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने अपने परिवार और सीमित सेना के साथ इसी स्थान पर शरण ली। इस दौरान शाहबाज खान ने मेवाड़ को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। उसने मेवाड़ में 50 और आसपास 30 मुगल थाने स्थापित की। यह घेराबंदी मेवाड़ के इतिहास में पहली बार हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा की सेना 2000 सैनिकों तक सिमट गई थी और लगातार संघर्ष के कारण यह संख्या और कम होती गई। शाहबाज खान को खबर मिली कि महाराणा प्रताप का शिविर कहीं आसपास है। उसने तुरंत वहां धावा बोला। हालांकि उसे महाराणा प्रताप नहीं मिले, लेकिन उनके मित्र बूंदी के राव दूदाहाड़ा पकड़े गए। 5 जून 1578 ईस्वी को शाहबाज खान राव दूदा को आगरा ले गया। वहां राव दूदा ने मजबूरी में बादशाह हुकूमत स्वीकार कर ली। महाराणा प्रताप का यह दौर कठिनाइयों से भरा हुआ था। परिवार के साथ जंगलों में रहना, सीमित संसाधनों के साथ जीना और लगातार शत्रु से बचते हुए अपने राज्य की रक्षा का सपना देखना, यह सब उनकी अडिग इच्छा शक्ति को दर्शाता है। शेरगांव के 2 वर्षों ने महाराणा प्रताप को मानसिक और रणनीतिक रूप से मजबूत किया। उन्होंने यहाँ रहते हुए न केवल अपनी सेना को पुनर्गठित करने की योजना बनाई, बल्कि अपने राज्य को मुगलों से आजाद कराने का संकल्प भी लिया। यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। बोलो जय महाराणा, जय मेवाड़। इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।